वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करेंगे और सामाजिक विज्ञान जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो 80 वर्ड 150 वर्ड में लिखने होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले कि ये कितने नंबर के होते हैं। तो हाई स्कूल में ये पूर्णांक होता है 70 नंबर का और 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिलते हैं। समय देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के पहले देखेंगे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं जो इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम सेकेंड देख सकते हैं, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ एवं ब में विभाजित है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर प्रश्न देखेंगे जो बहुविकल्पी है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो हुआ था फ्रांस से। अगला नंबर हम देखेंगे सेकेंड नंबर, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 1915, 1916, 1918, 1920। तो यहाँ से सही आंसर हमारा क्या है, 1915 में भारत लौटे। अगला नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए, हीरों के लिए, कोयला खानों के लिए, तांबा की खान के लिए। तो ये पसंद है सोने के लिए। 4 नंबर हम देखेंगे, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। उनकी सभ्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों पर निर्भर करता है, ए और बी पे दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ये हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। अगला नंबर हमारा है, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो ये जाना जाता है सी, कृषि औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है सेवाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार। तो ऑप्शन हमारा सही है कृषि। 8वां नंबर देखेंगे, निम्न में से धात्विक खनिज है तांबा, अभ्रक, हीरा, चूना पत्थर। तो तांबा हमारा क्या है, धात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। NH-44, NH-2, NH-31, NH-28। नेशनल हाईवे। ये हमारा सी, NH-31। 10 नंबर देखेंगे, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है बी, पश्चिमी यूरोप। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। प्राचीन लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र, मध्यकालीन लोकतंत्र, स्थानीय लोकतंत्र। तो ये है आधुनिक लोकतंत्र। अगला नंबर देखेंगे, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई। 1840, 1950, 1832, 1834। तो ये हुई थी 1832 में। नारीवादी आंदोलन के प्रमुख मांगों का क्षेत्र था शैक्षिक, करियर के उचित अवसर, समान अधिकार। ये सभी थे तीनों, शैक्षिक, समान अधिकार, करियर के उचित अवसर। अगला नंबर देखेंगे 14 नंबर, भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है। सामाजिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जाति व्यवस्था पर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो कि आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। नागरिक, प्रजातंत्र, अधिकारीगण, शासन दल। तो ये क्या है हमारा नागरिक, ये सही है।
16 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिकता। तो ये हमारा क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 17 नंबर देखेंगे, विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। तो क्या हमारा? आय है। अगला नंबर देखेंगे 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खनन, विनिर्माण, सूचना, बैंकिंग। ये खनन। यहां से देखेंगे, सुमेलित कीजिए 1919, 1924, 1931, 1930। अब देखेंगे 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो देखेंगे पहलका का ए, इसमें से पहलका का 4 है। फिर डी में देखेंगे पहलका का ए का 3 है, ए का हमारा देखेंगे 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे ए का पहला है, ये ऑप्शन सही है, पहले मिल गया यहाँ से। 1924 में देखेंगे अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई। 1931 में देखेंगे दूसरा गोलमेज, यहाँ सी का क्या है हमारा? तीसरा है गोलमेज सम्मेलन। 1930 में नमक आंदोलन। ये ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है, श्रीलंका में तमिलों के उप समूह हैं श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल, स्वतंत्र तमिल। तो ये हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल। अब देखेंगे यहाँ पे खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। ये 4 अंक प्रश्न आते हैं। तो पहला यहाँ से प्रश्न देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, जो आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस की क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं, पहला निरंकुश राजतंत्र, दूसरा हमारा है विलासी जीवन, देख सकते हैं इसका आंसर। तीसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था, और यहाँ से देखेंगे दूसरे में, ये पहले में था, अब दूसरे में देखेंगे सामाजिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण। यहाँ से देखिए तीसरा हमारा क्या है? आर्थिक कारण। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं इसका पूरे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 2023 में आया हुआ प्रश्न है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? फिर इसके बाद अथवा करके दिया है, आप देख सकते हैं। इटली के एकीकरण में मैत्सिनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आंसर देखेंगे, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमोंट को एक इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। इटली के एकीकरण के प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान। पहला देखेंगे ज्यूसेपी मैत्सिनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ तक। फिर देखेंगे यहाँ पे काउंटी कैबिलो डी कावूर, इनका देख सकते हैं इसके बारे में। फिर देखेंगे ज्यूसेपे गैरीबाल्डी, इनका देख सकते हैं ज्यूसेपे गैरीबाल्डी का, तो यहाँ से ये रहा। फिर घटना देख सकते हैं यहाँ पे, प्रमुख घटनाएं थी इनकी। तो संयुक्त इटली को घोषणा 1960 ईस्वी में हुई। सेना ने दक्षिण इटली और 2 सिलसियों के राज्य में प्रवेश किया और स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में सफल रही। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 2023 और 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़ने लगी, तब इसने एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण प्रमुख थे। राजनीतिक कारण पहला देखेंगे, हेडिंग मेन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे आर्थिक कारण, तीसरा हम देखेंगे आर्थिक कारण के बाद फिर उसके बाद सामाजिक कारण, यहाँ से सामाजिक कारण। तो ये आया हुआ प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। अगला नंबर हम प्रश्न देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया? कोई 2 उदाहरण दीजिए। 2022 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने के योगदान का मूल्यांकन करें। अब इसका आंसर हम एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ से भारत के लिए देखेंगे, सत्याग्रह एक प्रकार का दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का
एक अहिंसावादी ढंग माना जाता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का बखूबी प्रयोग किया, जिसके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा आंसर देख सकते हैं यहाँ तक। अगला हम प्रश्न देखेंगे यहाँ से, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है और सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार थे। ये 2023, 2020, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे सत्याग्रह से तात्पर्य, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक तरफ से नए आंदोलन के माध्यम से वहाँ की नस्ल भेदी सरकार की सफलतापूर्वक सामना किया। अब यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक आप देख सकते हैं इसके आंसर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। यहाँ से देख सकते हैं 23, 24, 11, 10 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखेंगे 2024 में आया है, असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से इसका एक एक हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे हेडिंग अप मेन देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण। तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए। तो यहाँ तक इसके आंसर देख सकते हैं, यहाँ तक। फिर उसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये प्रारंभ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम देखेंगे असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इस दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। फिर यहाँ तक आप आंसर देख सकते हैं ये। इसके देखेंगे आंदोलन की वापसी, 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके परिणाम देख सकते हैं यहाँ पे। वस्तुतः यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने समाज के सभी वर्गों जैसे किसानों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं और व्यापारियों के साथ लाने का काम किया। यहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, कॉर्न लॉ से क्या आशा है, कॉर्न लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें। तो यहाँ पे 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ये देख सकते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं कॉर्न लॉ। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ तक आप इसका आंसर देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद देखेंगे कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। तो यहाँ से इसके प्रभाव भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई और आय भी बढ़ गई तथा भोजन के लिए अधिक मांग में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये इसके आंसर रहा, यहाँ तक देख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ से इसके उत्तर देख सकते हैं। वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। पहला देखेंगे पहला कारक, दूसरा कारक, तीसरा कारक, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा। फिर अगला नंबर हम देख सकते हैं महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ तक आप देख सकते हैं इसके आंसर आप। यहाँ से मानचित्र वाला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो वो था मुंबई। तो मुंबई हम मानचित्र में जहाँ मुंबई का जो चित्र वहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन को देख सकते हैं, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वो था नागपुर में हुआ था। वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वो था लाहौर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर लाहौर।
चौथा नंबर देखेंगे वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो था मद्रास में हुआ था। वह स्थान सितंबर 20 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन 1920 कलकत्ता में। पहला का आंसर यहाँ क्या है, मुंबई देखेंगे क्या है। फिर दूसरा का आंसर हमारा क्या है, का आंसर। तीसरा नंबर हमारा लाहौर, तो लाहौर हमारा क्या है। चौथा नंबर हम देखेंगे मद्रास यहाँ पे है चेन्नई। और पांचवा देखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता हमारा क्या है बंगाल। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह से में आपको क्या करना है। अगला नंबर हम देखेंगे प्रश्न, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 2024 में भी प्रश्न आया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण एवं नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने से ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक उच्चावच, संस्तर, शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय है। फिर देखेंगे पहला, इसी तरह से हम हेडिंग देखेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस मृदा की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, यहाँ से विशेषताएं लिख सकते हैं, देख लीजिए। फिर देखेंगे लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक जो इस टाइप के आंसर है। यहाँ से एक प्रश्न देखेंगे जो 2024 में आया हुआ प्रश्न है, वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आ सकता है। तो देखेंगे यहाँ से भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, तो यहाँ से देखेंगे वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जिससे जल, मृदा एवं वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। इसलिए 1960 एवं 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने की मांग की। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं, एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक है, आप देख सकते हैं। तो इसके उत्तर देख सकते हैं, ये रहा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, झूम कृषि विशेषताओं का विवेचना कीजिए। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये रहा जो प्रश्न है। झूम खेती में किसान 2 या 3 मौसमों के लिए अस्थायी रूप से जमीन पर खेती करते हैं। यहाँ तक उत्तर देख सकते हैं। सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल आदि में किया जाता है। फिर देखेंगे झूम खेती की विशेषताएं, ये रहा विशेषताएं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हम प्रश्न देखेंगे ये अथवा वाला, उन 3 तरीकों का व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण किया जाता है। और भी प्रश्न है, देख सकते हैं 2020 में 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे व्यापारी उत्पादन में और विक्रेता अनेक तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। पहला देखेंगे कैसे करते हैं। पहला करते हैं कम मापना और तौलना। दूसरा देखेंगे घटिया सामान व नकली उत्पाद। तीसरा देखेंगे अधूरी या जानकारी। चौथा नंबर हम देखेंगे सुरक्षा उपायों की अवहेलना। पांचवा हम देखेंगे यहाँ पे असंतोषजनक सेवा। तो यहाँ से एक एक करके आप देख सकते हैं, जो उत्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवेचना कीजिए। और देख सकते हैं 2024 में भी प्रश्न आया है ये लगातार, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान में। वैश्वीकरण को संभव बनाने के वाले कारक, पहला देखेंगे प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। दूसरा देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये रहा बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
यहाँ से देखिए तृतीयक क्षेत्रक क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तृतीयक क्षेत्रक के बारे में देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तृतीयक क्षेत्रक की विशेषताएं, आप देख सकते हैं। ये तृतीयक क्षेत्रक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। तो आप देख सकते हैं संगठित क्षेत्रक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष भी आ सकता है यहाँ से। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं इसको, असंगठित क्षेत्र की व्यवस्थाएं, असंगठित क्षेत्र दोनों देख सकते हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, इसकी कुछ विशेषताएं, संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लाभ, तो ये देख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई